नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं भाषा विज्ञान में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और ये सभी प्रश्न PYQ सीरीज से संबंधित प्रश्न हैं। हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में भाषा विज्ञान से प्रश्न बनते हैं। तो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, चलिए हम देखते हैं सभी प्रश्नों को। प्रश्न है, भारत में बोलने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत क्या है। ये जो प्रश्न आया है DSSB TGT परीक्षा 2021 का प्रश्न है, और सही उत्तर है बी 73%। भारत में बोले जाने वालों के आधार पर भारोपीय परिवार का प्रतिशत है वो 73% है। विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोगों द्वारा 45% भारोपीय भाषा बोली जाती है। भारोपीय भाषा परिवार भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है और सबसे महत्वपूर्ण भी, क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली आदि तमाम भाषाएं इसी समूह से संबंध रखती हैं। अगला प्रश्न, भारोपीय परिवार को इंडो जर्मनिक आर्य परिवार, भारत हित्ती परिवार के नाम से भी जाना जाता है। भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं, जिन्हें ध्वनि के आधार पर सतम और किंतुम 2 वर्गों में रखा जाता है। कहीं कहीं पर केटुम वर्ग भी लिखा होता है। प्रमुख भाषा परिवारों की संख्या 18 है, जो 4 भौगोलिक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न है कि भाषा का पहला रूप लिखकर, दूसरा बोलकर, तो तीसरा रूप क्या है। सही उत्तर है ए सांकेतिक। DSSB TGT परीक्षा में ये प्रश्न आया है। भाषा के 3 रूप हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो सांकेतिक की बात यहाँ पर हो रही है। मौखिक भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं, लिखकर, मौखिक को बोलकर, और सांकेतिक भाषा को हम इशारों के माध्यम से हम प्रकट करते हैं। लिपि किसे कहते हैं। सही उत्तर है बी, लिखित ध्वनि चिन्हों के संकेतों को लिपि कहा जाता है। DSSB PGT परीक्षा 2021 का ये प्रश्न है। किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों के या प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया, और सही उत्तर है बी 344। राजभाषा आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए संसदीय समिति का गठन अनुच्छेद 344 के अंतर्गत किया गया है, जबकि अनुच्छेद 343 के अंतर्गत संघ की राजभाषा एवं अनुच्छेद 345 के अंतर्गत राज्यों की राजभाषा या राजभाषाएं तथा अनुच्छेद 351 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है। सही उत्तर है डी, ब्राह्मी लिपि से। ये जो प्रश्न आया है UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021, LT ग्रेड 2018, UP TGT सन 2010 में प्रश्न आया है कि नागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, यानी बाएं से दाएं, और हम इस लिपि को लिखते हैं। प्रश्न है, प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में क्या नाम है। सही उत्तर है सी, नांदे नागरी। UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021, DSSB PGT 2021 शिफ्ट 1 में प्रश्न आया है। प्राचीन नागरी का दक्षिण भारत में नांदे नागरी नाम है। भारत की प्राचीन लिपि ब्राह्मी का प्रयोग 5वीं सदी ईसा पूर्व से लेकर 350 ईस्वी तक होता रहा। इसके बाद 2 शैलियों का विकास हुआ, उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली में 4वीं सदी में गुप्त लिपि का विकास हुआ है, जो 8वीं सदी तक प्रयुक्त होती रही। 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ, जिसे प्राचीन नागरी कहते हैं। प्राचीन नागरी का क्षेत्र उत्तर भारत माना जाता है, किंतु दक्षिण भारत के कुछ भागों में भी यह मिलती है। दक्षिण भारत में इसका नाम नागरी न होकर नांदे नागरी है। प्रश्न है, किस विद्वान ने सर्वप्रथम आर्य भाषाओं के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है। सही उत्तर है डी, हार्ले। ये प्रश्न UPHSC असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। भारतीय आर्य भाषा के अध्ययन की ओर भाषा वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट करने का श्रेय हार्ले को है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का
सर्वप्रथम वर्गीकरण हार्ले ने 1880 ईस्वी में किया। हार्ले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 भागों में विभाजित किया है: पूर्वी गौड़ियन, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी गौड़ियन। अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है? तो सही उत्तर है बी, अपभ्रंश भाषा को। ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है। अपभ्रंश भाषा को प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। भाषा के अर्थ में इसका प्रयोग 6वीं सदी से होने लगा था। अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। मैथिली बोली का विकास बिहारी हिंदी से हुआ है। बघेली बोली को अवधी की दक्षिणी शाखा किसने कहा है? और सही उत्तर है ए, हरदेव बाहरी। ये प्रश्न भी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 का प्रश्न है कि हरदेव बाहरी ने बघेली को अवधी की दक्षिणी शाखा कहा है। बाबूराम सक्सेना बघेली को अवधी की ही एक उपबोली मानते हैं। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अवधी का व बघेली में ब हो जाता है। विशेषणों में हा प्रत्यय का प्रयोग अधिक होता है। बघेली में अधिकांशतः आदिवासियों की शब्दावली प्रयुक्त होती है। इसकी मुख्य बोलियां तिरहारी, जुड़ार और गहोरा हैं। प्रश्न है, ब्रजबुली किस भाषा का एक कृत्रिम रूप है? और सही उत्तर है डी, बंगला भाषा का। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है कि ब्रजबुली बंगला भाषा का एक कृत्रिम रूप है। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबुली शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रजबुली की उत्पत्ति अवहट्ट से हुई है। माना जाता है कि इस भाषा में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। अतः कृष्ण की लीला भूमि ब्रज के साथ इसका संबंध जोड़ इस भाषा को ब्रजबोली समझा गया, जो बांग्ला के उच्चारण की विशेषता के कारण ब्रजबुली बन गई। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की उपबोली तथा भोजपुरी बिहारी हिंदी की प्रमुख बोली है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है? और सही उत्तर है सी, मराठी। मागधी अपभ्रंश का संबंध मराठी से है। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू, राजस्थानी और गुजराती। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां आती हैं। निम्नलिखित में पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। और सही उत्तर है श्री मगही। ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी 2020, यूजीसी नेट 2019 का प्रश्न है कि मगही पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, यह बिहारी हिंदी की बोली है। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी हिंदी की है भोजपुरी, मगही और मैथिली। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान प्रारंभ के 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा? और ये कहा गया है अनुच्छेद 343(2) में। हरियाणा टीजीटी 2020 में प्रश्न आया है, अनुच्छेद 343(2) उपबंध में यह कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में 15 वर्ष तक की अवधि के लिए संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा की बात की गई है, जिसके खंड 1 में अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी तथा शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग में होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप मानने की बात है। अनुच्छेद 351 में भारतीय संघ के एक कर्तव्य के रूप में हिंदी भाषा का प्रचार एवं उत्थान करने का उल्लेख किया गया है। प्रश्न है, कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? और सही उत्तर है सी, फारसी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, जबकि देवनागरी, रोमन, रूसी लिपियां बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। ये जो प्रश्न आया है एनवीएस टीजीटी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की नहीं है? सही उत्तर है सी, बंगाली। बंगाली भाषा भारोपीय परिवार की भाषा है, जबकि कन्नड़, मलयालम और तेलुगु तीनों ही द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं। प्रश्न है, भारत की संपर्क भाषा है? सही उत्तर है बी, हिंदी है, जबकि विश्व की संपर्क भाषा अंग्रेजी है। अलग अलग मातृभाषा भाषी क्षेत्रों के मध्य संपर्क साधने वाली भाषा संपर्क भाषा कहलाती है।
प्रश्न है कौन सी रोमन भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती? सही उत्तर है सी चीनी। चीनी भाषा रोमन लिपि में नहीं लिखी जाती बल्कि चीनी मंदारिन लिपि की चित्रात्मक लिपि है, जबकि जर्मन, अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी तीनों रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। एनवीएस टीजीटी हिंदी 2016 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है हिंदी की लिपि कहलाती है? सही उत्तर है बी देवनागरी। केवीएस पीजीटी परीक्षा, एमपीएस स्टैंड, डीएसएसबी टीजीटी, इन सभी परीक्षाओं में ये प्रश्न आया है हिंदी की लिपि से संबंधित। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। इस लिपि में हिंदी, संस्कृत, मराठी और नेपाली भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। इस लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। तो लिपियों से भी प्रश्न बनते हैं। बघेली बोली का क्षेत्र है? सही उत्तर है ए रीवा। एमपीएस स्टैंड प्रोफेसर परीक्षा 2017 में प्रश्न आया है। अब बघेली बोली का क्षेत्र रीवा है। रीवा के अतिरिक्त जबलपुर, मंडला, मिर्जापुर बघेली बोली के क्षेत्र हैं। बघेली बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अगला प्रश्न है बघेली बोली का संबंध हिंदी की बोलियों के किस वर्ग से है? और सही उत्तर है बी पूर्वी हिंदी। बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। पूर्वी हिंदी से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियों का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी से गढ़वाली, कुमाऊनी तथा नेपाली का विकास हुआ। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणी, कन्नौजी, बुंदेली बोलियों का विकास हुआ है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? और सही उत्तर है ए वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की है। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? सही उत्तर है बी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? खड़ी बोली हिंदी से। झारखंड पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है मानक हिंदी का विकास खड़ी बोली हिंदी से हुआ है, जबकि अन्य बोलियां ब्रजभाषा, बांगरू तथा अवधी में मानक हिंदी का विकास नहीं हुआ है। खड़ी बोली उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के आसपास की प्रमुख क्षेत्रीय बोली है तथा वहां की ग्रामीण जनता द्वारा अधिकांशतः यह बोली बोली जाती है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? और सही उत्तर है सी राष्ट्रीय एकता का। अगला प्रश्न है वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? सही उत्तर है ए इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। केवीएस पीजीटी परीक्षा 2016 में प्रश्न आया है। खड़ी बोली नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का प्रयोग अधिक होता है। अन्य सभी तर्क क्या है इसमें त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न है व्याकरण में भाषा का विश्लेषण किस स्तर पर नहीं किया जाता? सही उत्तर है सी शब्दावली तथा अनुवाद के स्तर पर। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी से संबंध नहीं है? और सही उत्तर है डी मगही। मगही का संबंध क्या है? बिहारी उपभाषा से है। बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश तथा उनसे विकसित भाषाएं मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। पैसाची से पंजाबी और लहंदा अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, जिसमें बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी बोली का विकास हुआ है। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? और सही उत्तर है डी 6वीं शताब्दी से। ये प्रश्न झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 का प्रश्न है। भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है। भाषा विकास का क्रम संस्कृत, पाली और प्राकृत के बाद अपभ्रंश का स्थान है। इसी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का काल 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक माना गया। अपभ्रंश को संधिकालीन भाषा की संज्ञा भी दी जाती है। तो आज के सत्र में भाषा विज्ञान से हिंदी की प्रमुख बोलियों से इतना ही। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए।
इसी प्रकार हम अन्य तथ्यों का अध्ययन करेंगे, अन्य परीक्षाओं में आए हुए उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो हमारी आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।